हल्द्वानी के लोगों में संघर्ष की क्षमता नहीं है, सब बड़ी बात ये, इसलिए समझाऊं। नहीं तो कोर्ट के द्वारा या लोकतंत्र में भीड़ का बहुत ना, भीड़ के द्वारा आज तक हल्द्वानी की जमीन का वर्गीकरण शुरू है। तो लेकिन आप मुख्यमंत्री में वो दम नहीं है जो उस टाइम नजूल, वैसे एक्चुअली जो अंग्रेजों के जमाने में नजूल जो है शत्रु संपत्ति होती थी। जो अंग्रेजों का विद्रोह करता था उसकी जमीन कब्जा ली जाती थी, उसको नजूल कहते थे। उसका जो लगान होता था जॉर्ज पंचम को जाया करता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद नजूल वही चलता रहा। नजूल अब सरकारी संपत्ति मान ली, जॉर्ज पंचम की मानी गई, अब सरकार। वैसे तो नजूल की आप बात करते हैं, अगर नजूल की मैनुअल में नजूल की परिभाषा पढ़े, उसका पहला ही पैराग्राफ ये है कि कुमाऊं के नैनीताल जिले की तराई भावर और कोटद्वार पौड़ी के कोटद्वार जिले में कौसानी के सोल्जर बोर्ड में कोई भी जमीन नजूल नहीं है। देखिए, माँ भी तब दूध पिलाते बच्चा रोता है। हल्द्वानी के बच्चे रोए नहीं तो माँ क्यों दूध पिलाए? हल्द्वानी के लोग एक बार रोक के आंदोलन तो करें, जब तो सरकार आए। देखो, लोकतंत्र भीड़ तंत्र का बड़ा महत्व होता है। जो भीड़ कहती है सरकार वो मानती है, चाहे हमारी सरकार को भीड़ की मानेगी। हमारी माँ भी हमें तब दूध पिलाएगी जब हम रोएंगे, बिना रोए दूध नहीं पिलाएगी। इसलिए यहाँ की जनता रोए तो अपने तथ्यों को लेकर सड़क में आए तो सरकार ने मांग तो करे। तो राजनीतिक हम व्यक्ति हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा होगी हम भी विधायक बने, मंत्री बने, ऊपर को जाए। इसलिए दावा तो हमारा हमेशा दावेदारी है। ये पार्टी और उसकी बात है कि हमें किस योग्य समझती है, किस मोर्चे पे लड़ाना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपकी गूंज पॉडकास्ट में। और आज हम फिर आपके सामने एक ऐसी हस्ती को लेकर आए हैं, एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं समाज में एक ऊर्जा पैदा करने का काम करते हैं। और समाज के जो जटिल मुद्दे हैं, खासकर हल्द्वानी के एक बहुत बड़ा जटिल मुद्दा है, उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन करा है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है श्री प्रकाश हरबोला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको मुझे और प्रकाश हरबोला जी के बारे में आपको बता दें कि आप दर्जा राज्य मंत्री रहे हैं और भाजपा सरकार में, भाजपा संगठन में कई बड़े आपने पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और इस वक्त आप कालाडूंगी विधानसभा के आप चुनाव प्रभारी हैं, कालाडूंगी विधानसभा के। और सबसे पहले प्रकाश हरबोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको यहाँ बुलाने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप हल्द्वानी की राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, हमेशा से एक लंबा आपका इतिहास रहा है, एक लंबा संघर्ष रहा है राजनीति में। एक जो आजकल हम देख रहे हैं अतिक्रमण को लेकर और नजूल को लेकर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि नजूल जो भूमि का जो मामला है हल्द्वानी में, ये क्या है, इसकी जड़ कहाँ से शुरू है, इसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखिए, आपने अतिक्रमण और नजूल दो बातें करी। अतिक्रमण तो हटना चाहिए जी, और जिस अधिकारी के शासन में नजूल अतिक्रमण हो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये कार्रवाई रुक सकेगी। हम एक तरफा बात करें, किसी का अतिक्रमण तोड़ दें, ये भी गलत है। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे, आज हल्द्वानी में जल भराव की समस्या है, सड़कों पे जाम की समस्या, मेन कारण अतिक्रमण है। और जो नजूल है उसके बाद एक जमीन का वर्ग होता है, वर्ग एक भूमिधरी। अच्छा। उसमें सकर्मी अध्याय होता है, उसमें आदमी बेच सकता है, सब कुछ करता है। सरकार भी उससे अगर लेगी तो उसके पूरे पैसे देगी। अब तो एनएच में इतना बढ़िया रूल बना दिया माननीय गडकरी जी ने कि अगर जो जमीन का कुछ टाइम करंट रेट पर 4 गुना मिलता है। इसी वजह से आपने देखा जो हाईवे पे भूमि आती है उसका एनएच 78 घोटाला इसीलिए हुआ कि लोगों ने जब मालूम पड़ा एनएच जहां निकलने वाला, लोगों की जमीन अपने नाम लेके गैर किसी कर ली, जिससे उसकी जमीन लाखों बढ़ गए। आज घोटाले की जांच हुई जी। और जो बाकी अन्य जमीन है, वर्ग 4 है, वर्ग 12 जिसे नजूल कहते हैं। नजूल वैसे एक्चुअली जो अंग्रेजों के जमाने में नजूल जो है शत्रु संपत्ति होती थी। जो अंग्रेजों का विद्रोह करता था उसकी जमीन कब्जा ली जाती थी, उसको नजूल कहते थे। उसका जो लगान होता था जॉर्ज पंचम को जाया करता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद नजूल वही चलता रहा। नजूल अब सरकारी संपत्ति मान ली, जॉर्ज पंचम की मानी गई, अब सरकार की। तो नजूल और अतिक्रमण मतलब दोनों अलग अलग चीजें। मतलब नजूल की भूमि में भी अतिक्रमण हो सकता है, कोई भी अतिक्रमण हो तो उसे सरकार ने हटाना चाहिए। मतलब नजूल की भूमि का भी वो मान्य नहीं, चाहे को जिसको सरकार की जरूरत पड़े, जहां पड़े, अगर अतिक्रमण है तो हटना चाहिए। अगर सरकार को वैसे भी जमीन की आवश्यकता भूमिधरी है, उसको पैसा दे करके सरकार ने अपने कब्जे में लेती और लेना चाहिए। जी, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नजूल भूमि के लिए आपने बहुत आंदोलन करा है, बहुत लोगों की समस्याएं आप यहाँ से लेके माननीय न्यायालय तक लेकर गए हैं। सबसे पहले मैं एक शब्द जो है नजूल, इसके बारे में जानना चाहूंगा कि आप इस पे रोशनी डालें कि नजूल जो शब्द है, वो बहुत से लोग कहते हैं कि हल्द्वानी में नजूल भूमि है, लेकिन पता बहुत कम लोगों को है कि नजूल है क्या आखिर। वह तो नजूल की आप बात करते हैं, अगर नजूल की मैनुअल में नजूल की परिभाषा पढ़े जी, मैं वही उसका पहला ही पैराग्राफ ये है कि कुमाऊं के नैनीताल जिले की तराई भावर और कोटद्वार पौड़ी के कोटद्वार जिले में कौसानी के सोल्जर बोर्ड में कोई भी जमीन नजूल नहीं है। ये पहला पैराग्राफ जी।
लेकिन उसके बाद भी ऐसा था, वर्ग 12 बागदरी जो थी, हल्द्वानी में बाग थे 12 बागादारी, हल्द्वानी में जेड एक खास ग्राम था, लोगों को भूमिधरी मिली, लेकिन किसी कारण से वो हटा दी गई। इसका परिणाम है कि आज जो है लोग नजूल कह रहे हैं। इसका मैं सबसे बड़ा आपको उदाहरण दूं, तो मैं तो लगातार संघर्ष कर रहा हूँ 2012 से, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसे मैंने अब तक पत्र नहीं दूंगा, आवेदन नहीं हुआ। धामी जी को भी आपने? हाँ, कोई भी ऐसा डीएम नहीं होगा जिसको लेटर एक ना लिखी हो, विजय पास के सबके रिसीविंग होगी करके। तो जो है मेरे पास 14 खतौनियां हैं जिनमें भूमिधरी चढ़ी हुई है जेडे लागू होने बाद। अच्छा। और बिना किसी आदेश के ये वर्ग 12 में बदल दी गई। तो मतलब इसको अपना वो अपने आप ही वर्ग 12 बदल दी गई, जबकि ये नियम है कोई भी जमीन का वर्गीकरण बिना प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बिना नहीं बदला सकता। हम ये कहते हैं किसी भूलवश अगर ये भूमिधरी चढ़ भी गई थी तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद उसका परिवर्तन होना चाहिए। जब मैं इसको लेकर सूचना आयुक्त में गया तो सूचना आयुक्त ने साफ हमें इसमें लिख के दिया है, इस प्रकार के आशय की कोई सूचना लोक प्रदान के पद पर धारित नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी या संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय वाद पुस्तक उनकी भूमि किस आधार पर नॉन जेडे खेतानी में दर्शाया गया है, जहां तक लोकदायित्व धारित नहीं है, इस आधार पर कोर्ट जा सकते हैं, मतलब कोर्ट से अपना पक्ष रख सकते हैं। ये आप यहाँ पर एक कुछ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे भूमिधरी और जेडे। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि भूमिधरी क्या है और जेडे क्या है। देखिए ना, जेडे जो है पूरा जब भारत था तो जमींदारी एक्ट लागू था, जमींदारी एक्ट, तो जमींदारी उन्मूलन जो लागू हुआ जेडे एक्ट को माना गया। अच्छा, जमींदारी उन्मूलन एक्ट को जेडे। अच्छा, लेकिन क्या है हल्द्वानी का जो इस वजह से ये प्रश्न उठता है, अधिकारियों की जो मोनोपोली हो रही है, इसका कारण ये है कि जब जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू हुआ तो गांव में लागू हुआ, शहरों में लागू हुआ, लेकिन हल्द्वानी उस टाइम नगर पालिका की सीमा में आ चुका था, हल्द्वानी नगर पालिका जी, इस वजह से नहीं लागू होने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत उस टाइम कुमाऊं के निवासी थे, हल्द्वानी के निवासी थे, तो जहां का मुख्यमंत्री होता है उसको कुछ प्रिविलेज मिलता है, उन्होंने स्पेशल जियो कराया। अच्छा, पूरे साक्ष्य लेकर आप चलते हैं कि पूरा ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कोई पूछे तो मैं एक उससे कह रहे हैं आइडिया से, पूरे कागज सर के पास जैसे ये सब वो कागज है ना, तो पीछे वो लगा दिए जो मैंने लेटर लिखे हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत जी ने उस टाइम भूमिधरी जेडे को लेके जो जमींदारी उन्मूलन वो गाँव में लागू था, जी, शहर में लागू था नहीं, हल्द्वानी के आसपास के गांवों में वो लागू हो चुका था, सब जगह लागू, मतलब एक साथ ही लागू हुआ, 69 में लागू, पूरे देश में एक साथ लागू। ये उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला यूपी अर्बन एरिया जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म 1950, इसमें इन्होंने साफ लिखा अर्बन एरिया उत्तर प्रदेश, अर्बन एरिया जमींदारी ऑर्बिल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म इतना द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश प्लीज टू डायरेक्ट द इफेक्ट ऑफ द डेट ऑफ नोटिफिकेशन सेट दैट शेल enforce those area district नैनीताल और कुमाऊं डिवीजन which are not specified in the schedule or to the उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट 1939। वो साफ कहता है कि यहाँ के लोग जो नहीं आए हैं नैनीताल एरिया के, वो भी आ जाएंगे, इस वजह से हल्द्वानी के लोगों को भूमिधरी का हक मिला। और ये भूमिधरी मतलब आप अपनी भूमि के मालिक हैं। अच्छा, उस टाइम पहले क्या था, जमीन के बहुत प्रकार थे, 16 प्रकार थे जी, जो जिसमें गई है ये भी, बल्कि मैं क्योंकि मैंने जब आप पूछेंगे तो सभी तथ्य में लेके चला है, वो तो बहुत जरूरी है सर। यह पहले जो है मुस्तफार अलग थी, दस्ती कस्तकार अलग थी, मीनाक्षी मौसमी कस्तकार अलग था, मौसमी विशेषाधिकार अलग थे, 12 बागदारी अलग थी, इस प्रकार इतने भूमि दी थी। इसमें क्या है कि जो उनमें टेनेंसी गांव थे और जिनमें जो है ये आपके ये अनुसूचित जनजाति के इनके शुल्काश्रय इनको छोड़कर सभी जगह की जमीन भूमिधरी में आ गई। अच्छा, एक 69 को, इसलिए यहाँ भी भूमिधरी आ गई। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है जी। एक और 14 खतौनी है जो इस बात का सबूत है कि भूमिधरी मिली और किसने कट गई। दूसरा सबसे बड़ा सबूत ये जमीन, ये जो भूमि, ये जो बंदोबस्ती लागू होती है किस जमीन में लागू होती है, भूमिधरी जमीन में लागू होती है, नजूल में लागू नहीं होती जी। 1995 में बिल्कुल साफ लिखा गया है कि हल्द्वानी खास में भूमिधरी लागू। ये हल्द्वानी खास जो इस वक्त हल्द्वानी शहर का एरिया है, जिस जमीन के लिए हम बात कर रहे हैं, और गवर्नर का ऑर्डर है। और अभी भी लोग कहते हैं कि हल्द्वानी की जो है 70% और इसमें साफ लिखा है, इसमें कहीं भी हल्द्वानी खास का आगे एनजेडे नहीं लिखा गया। सब बड़ा सब आप देखें, जो आज अगर आप तहसील में जाएंगे कागज मांगेंगे तो हल्द्वानी खास, खाम गांव में हल्द्वानी खास काटते हैं, ब्रैकेट में एनजेडे लिखते हैं, लेकिन गवर्नर जियो जो गजट है तो उसमें एनजेडे कहीं नहीं लिखा गया। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, 2012 से पहले जब हम कागज मांगते थे इसे एनजेडे नहीं लिखते थे, लेकिन 2000 बाद में मेरे आंदोलन के बारे में पता नहीं क्या हो करी, अब एनजेडे लिखते हैं। तो 2012 से आप लगातार इस पे पहले जो भी सूचना मांगो जी, जो सब में बड़ा आपको उदाहरण और दूं,
2007 में एक तिवारी जी के कहने के बाद सर्वे हुआ। 11 साल पहले डीएम ने रिपोर्ट मांगी जिला शासकीय अभियंता से, आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसमें भी इन्होंने माना कि हल्द्वानी को भूमिधरी मिलनी चाहिए। हल्द्वानी खास ग्राम राजस्व गांव लिखा है, ये है, देख लें 2007 का है अगर देखना चाहते। अभी भी मतलब जो और मालिकाना ये हक का कॉपी जो है, मैंने इनसे पूछा इसमें क्या हुआ, डीएम को सूचना अधिकारी में क्या हुआ और कहाँ है, वो कहते हैं पता नहीं, चल गई। लेकिन ये आज भी रिपोर्ट जो है, जो तत्कालीन डीसीजी थे भूमि राजस्व धर्मवाल जी के घर पे, आज से 4 साल पहले तक थी, अब है पता ही नहीं। जी जी, इतना बड़ा भूख। और दूसरा मैं सबसे बड़े आपको हल्द्वानी नजूल ने इसका प्रमाण दूं, एडीएम नजूल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, एडीएम होता है ना। एडीएम नजूल पदम सिंह लिख रहे हैं, सब डीसीजी ने अपने आख्या में व्यक्त किया कि विपक्षी प्रस्तुत कागजों के प्रश्नगत भूमि नजूल ना होकर अन्य की, नजूल ना होकर अन्य की, मतलब उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नजूल नहीं है भूमि। हाँ, अन्य प्रकार की कोई भूमि। तो जब अन्य प्रकार की, तो किस बात में हम नजूल का दावा कर रहे हैं? या तो आपके एडीएम 90 में गलत लिख रहे हैं, आपको जो बंदोबस्ती गलत लागू हो रही, आपके हरबीर सिंह जो तहसीलदार हैं गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, आपका एसडीएम उस टाइम चंद्र सिंह गलत फॉरवर्ड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो सरासर हल्द्वानी के लोगों की जाती है, बिल्कुल जाती है कि अभी भी कुछ लोग मालिकाना हक के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग संघर्ष किया, हल्द्वानी के लोगों में संघर्ष की क्षमता नहीं है, सब बड़ी बात ये, इसलिए सब लागू हो रहा है। नहीं तो कोर्ट के द्वारा या लोकतंत्र में भीड़ का बहुत ना, भीड़ के द्वारा आज तक हल्द्वानी की जमीन का वर्गीकरण शुद्ध। अच्छा सर, हल्द्वानी में आपको अभी कुछ आइडिया है कि किन भूमियों को नजूल भूमि कहती है सरकार और जो नहीं है नजूल भूमि? देखिए, मैं हल्द्वानी खास का लड़ाई लड़ रहा हूँ। हल्द्वानी खास का जो एरिया है, ये जो नैनीताल बरेली रोड है, इसमें अगर हम जजी से चुक जाए, वैसे हरिपुर कन्नल वार्ड है ऊपर, वो हल्द्वानी खास में है, लेकिन उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। विनायक जी का एक बार वो जीत चुके हैं, नीचे से हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, इधर कोई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है। यहाँ से लेकर बरेली रोड मंडी तक, जहाँ पुरानी चुंगी थी, जी बरेली, उसके बाद रोखड़ तक जो जमीन है, वो पहले नदियों के रोखड़ बहुत बड़े बड़े थे, जहां तक रोखड़ माना वहां तक की जमीन सब हल्द्वानी खास की आती, जो आज भूमि दी जानी जी। उसके अलावा बरेली रोड में 80 फुट उस साइड का टुकड़ा होते हुए, समता आश्रम गली की रोड से होते हुए, जंगलात होते हुए, सतीश कॉलोनी, संजय कॉलोनी, उसके बाद जो बीच का टुकड़ा है जो नहर और कालाडूंगी रोड है वो, उसके बाद यहाँ से आगे एसडीएम कोर्ट से ये रामलाल साहब जी का कैनाल रोड होते हुए कोलालपुरा, जगदम्बा नगर और भोटिया बड़ा एरिया हल्द्वानी खास में आता है। ये सब के सब भूमि दरी है, कोई भी भूमि से अलग नहीं। अभी इन्होंने उसके साथ गलत बर्ताव करा, सच्ची वो जो कॉलोनी करा वो भी नजूल कह दे रहे हैं, लेकिन वो भी भूमि दरी है। लेकिन आज सब बड़ा दुर्भाग्य क्या है, जो उस टाइम लोग काबिज थे जी, जैसे 14 खतीन बड़े बड़े एरिया, इनमें सब में मकान बन गए, किसी को अपना पुराना इतिहास मालूम, पुराने कागज नहीं है, तो इसलिए कोई प्रस्तुत भी नहीं कर पा रहा। ये एक दुर्भाग्य हमारा, और सड़क पे आगे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। तो जो नजूल भूमि, जैसे सरकार मान लीजिए कहीं मकान बन गया या वहां पर कुछ बन गया है जो पर्सनल मतलब व्यक्तिगत तौर पे किसी ने बना लिया, और अब अगर सरकार कहती है कि भाई ये तो नजूल भूमि है, तो उसमें क्या प्रोसीजर है? मतलब सरकार उस जो कंस्ट्रक्शन उसको तोड़ देती है? तोड़ सकती है, और मतलब अगर आप कागज नहीं दिखा पाए, जैसे बहुत बड़ा इधर का चलिए बनमूलपुरा का तो हटा देते हैं, तो रेलवे का मामला है। अच्छा हाँ, एक चीज आपने रेलवे का जिक्र अच्छा करा, अगर रेलवे का आप 50% का जजमेंट पढ़ लें, उन्हें साफ माना है हल्द्वानी नजूल नहीं है, वो रेलवे अपनी भूमि बताती है ना, उन्होंने माना हल्द्वानी में नजूल नहीं है, रेलवे कोर्ट बताती है। 50 पन्ने आप उसके पढ़ लें रेलवे वाले फैसले में, तो उसमें साफ लिखा हल्द्वानी नजूल नहीं है। जो 1907 के जियो को लेकर कहते हैं जियो है, उन्होंने लिखा है खाली जो है मैनेजमेंट के लिए लेटर है, ऑफिशियल लेटर जिसे कहते हैं वो है, कोई जियो नहीं है। जो कोर्ट ने अपने लिखा, वो भी मैं आपको कहते दिखा सकता हूँ। जी, आपने एक मैंने आपने सुना था कि आपने लिखा था कि नजूल भूमि नहीं है, कहीं एक जियो या कुछ ऑर्डर था कि एक्ट एज अ नजूल, एज अ मतलब उसी को तो करा, उसी को हाई कोर्ट ने कैंसिल कराने का। ये जो है खाली ऑफिशियल लेटर है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट की यहाँ की व्यवस्था उसको ट्रीट किया जाए नजूल भूमि की तरह, लेकिन नजूल भूमि यहाँ की नगर पालिका व्यवस्था कैसे चलेगी, इसलिए उसने आगे लगान का 1/4 जमा होगा नगर निगम का, उस एक्ट में भी लिखा है जी, लेकिन उसको आज जियो कहते हैं हमारा होगा। तो जैसे दमुआ डूंगा है हल्द्वानी का एक बहुत बड़ा एरिया, अभी भी लोग वहाँ पे मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो लोग मालिकाना हक का मतलब में गाँव है दमुआ बंदोबस्ती जी जो भूमिधरी एक्ट के अंदर आता है, बाकी जितना वो है वो सब जंगलात की भूमि अतिक्रमण, उसके लिए क्या है क्या नहीं सरकार की नीति। तो वहाँ नजूल भूमि का कुछ वो नहीं है, वहाँ तो जंगलात की भूमि है, जंगलात की भूमि का। अब जब इधर कब्जे में आ गए जंगलात में मान नहीं, तो सरकार नजूल में मानेगी। लेकिन जो दमोह डूंगा बंदोबस्ती है वो भूमिधरी गाँव है,
अच्छा, तो लेकिन अब अभी उसी को लोग जो है, जो बाहर की जमीन अधिग्रहण उसको भी उसके साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी पहले लोग जैसे इस साल जो हमारे नए यहाँ के मेयर बने हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है दंगा दुंगा लोगों की बहुत लंबी मांग थी कि हम वहाँ के लोगों का हाउस टैक्स ले रहे हैं। तो अभी तक मतलब हाउस टैक्स क्यों नहीं लिया गया वहाँ पे? इसी वजह देखिए से कि जंगलात की जमीन थी। ना, हाउस टैक्स देखिए अभी भी रामपुर रोड में लिया था, जी पीली कोठी से उधर लिया था, क्योंकि जितने भी शामिल हुए तो यूपी में एक्ट था कि 5 साल तक वहाँ हाउस टैक्स वगैरह कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। नहीं नहीं लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 10 साल के लिए कहा था, लेकिन लोग कह रहे हैं जियो नहीं मिल रहा है। जैसे रामपुर रोड मेरे होटल में भी टैक्स लगने जा रहा है, जी। तो टैक्स तो नजूल उसमें सब में लग सकता है, उसमें कोई नहीं, नगर पालिका अंदर आएगी, नगर पालिका नगर निगम मिल लगा सकते हैं। नगर पालिका। अभी यहाँ पे कुछ व्यापारियों की महापंचायत भी हुई थी कि उन्होंने हाँ, कहा भाई उन्होंने कहा था कि हम 5 साल तक आपसे कोई 10 टैक्स साल नहीं, तक, 10 10 साल साल तक टैक्स नहीं लेंगे, और अब वो नगर हाँ, निगम हमसे अब 8 टैक्स ले साल में क्यों मांगने लग गए, 2 साल मांगने और लगे। छूट मिलनी चाहिए। जी 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 वो है, वो टैक्स तो कहीं भी लगा सकती है। जी। तो सर हल्द्वानी की नजूल भूमि तो आपने बात की, हल्द्वानी से जुड़े हुए बहुत से एरिया हैं, जैसे काला डूंगी है, इधर आपका लाल कुआं है, और इधर भीमताल तक भी अगर हम मान लेते हैं, तो इधर भी कुछ नजूल भूमि का देखिए हर है। एक जगह की जमीन का अलग अलग वर्गीकरण है। जी मैं संघर्ष और जितना मैंने अध्ययन करा है, जितने मैंने सूचना अधिकार मांगे, जितने का किस सब हल्द्वानी की भूमिका करा है। जी जी इसलिए वहां की भूमिका किसका क्या वर्गीकरण है, क्या इतिहास है, क्या वो है, उस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता, तो क्योंकि आप जब तक कोई जानकारी कहीं ना हो तो उसके बारे में कोई भी नहीं नहीं, राय वो देना तो सही सही नहीं होता। मतलब नजूल भूमि हर जगह पाई जाती है। इसका नजूल एक मैंने ब्रिटिश आपको कालीन इतिहास है। सरकार की जो शत्रु संपत्ति और नजूल में आई, जी जी। जिस जमीन का कोई वर्गीकरण नहीं है, अब वो भी नजूल में शामिल की गई तो शत्रु संपत्ति में फिर सरकार अपने हिसाब से उसको है। कैसे भी इस्तेमाल कर कर सकती है सकती है। सार्वजनिक रूप हाँ। में। तो जिस तरह से आप अभी आपने हल्द्वानी में तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप कालाडूंगी क्षेत्र के भी प्रभारी हैं आप आगे, मैं तो चुनाव प्रभारी हूँ। चुनाव प्रभारी हैं। तो अब तो चुनाव हाँ। का अभी चल ही रहा है, त्रिस्तरीय चुनाव होगा। तो सर यहाँ जो हल्द्वानी की जो नजूल भूमिका है, आगे आप क्या करना चाहेंगे कि मतलब जैसे अब देखिए मैं तो मुख्यमंत्री अभी धामी कोर्ट है। में जाना मैंने बंद नहीं करा, मेरी जी 1 तारीख 19 तारीख को लगी हुई है। जी जी वो हर मुख्यमंत्री बदलता है, डीएम बदलता है, तो मैं एक लेटर उन्हें भी देता हूँ। जी अपनी ओर से कोई संघर्ष नहीं रुका, लेकिन क्या है, हल्द्वानी के लोगों का जो सहयोग मुझे संघर्ष में मिलना चाहिए जी वो नहीं मिल रहा है, इसलिए रोड पे संघर्ष नहीं पड़ा है, जो कि जनतंत्र में बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। 2012 में तो आपका बहुत बड़ा आंदोलन था रोड में, लेकिन हाँ, उसके बाद से इस तरह का तभी एक तो उस टाइम आंदोलन। माननीय खंडू जी ने ऑर्डर भी करे थे, जी लेकिन ऑर्डर करने थे तो उसमें आगे हो पाती कार्रवाई, तब तक सरकार हमारी चली गई, जी भाजपा की। कांग्रेस शासन में कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए 3 साल के बाद मामला टाइम बार्ड हो गया। अब तो लगातार भाजपा की सरकार है, तो लेकिन उसमें अब कोई। मुख्यमंत्री में वो दम नहीं है जो उस टाइम था। जी नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, देखा जाए ट्रिपल तो इंजन की हल्द्वानी सरकार में है। बन सकता है, जैसे नजूल भूमि का यहाँ से मालिकाना हक लोगों को आराम से मिल सकता है अगर। देखिए माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। जी। हल्द्वानी के बच्चे रोए नहीं तो माँ क्यों दूध पिलाए? तो हल्द्वानी के लोगों को हल्द्वानी जागरूक के करना। लोग एक बार रोक के आंदोलन तो करें, जी फिर तो सरकार आए। देखो लोकतंत्र भीड़ तंत्र का बड़ा महत्व होता है, जो भीड़ कहती है सरकार वो मानती है, चाहे हमारी सरकार भी वो भीड़ की मानेगी। जी हमारी माँ भी हमें तब दूध पिलाएगी जब हम रोएंगे, बिना रोए दूध नहीं पिलाएगी। ये तो बात इसलिए तो यहाँ की है। जनता रोए तो अपने तथ्यों को लेकर सड़क में आए तो सरकार ने मांग तो करे। एक प्रकाश बोला अकेले मांग कर रहा तो उसका क्या है, उसका कोई औचित्य नहीं प्रकाश बोला का। जैसे आप कई लोगों के आपने कहा कि मैं कई केस लेके आया हूँ, कई लोगों की खतौनी आपके हैं। तो जब से आपने आंदोलन शुरू करा है, आपने कहा कि कुछ भूमिदारी होने के बाद नजूल उनको बना हाँ। दिया गया, तो उसमें कोई चेंजेस हुए हैं, वापस उनको भूमिदारी मिली है? देखिए उसमें एक है, मैं उनका नाम लेता क्योंकि उसको जो है 229 लगा के चली गई, कहीं घपला में उसकी भूमिधरी कटे इसलिए बनाया था। बाकी जिनके नाम के कागज हैं जी इनमें कोई व्यक्ति आज उपलब्ध नहीं है, मुझे ही नहीं मिला ढूंढने को। सब जमीन टुकड़ों में बढ़ चुकी है। इसमें जमीन किसी में 15 बीघे है, किसी में 20 बीघे है। अब 20 बीघा हल्द्वानी बच्ची कहाँ बताओ, सब तो 20 बीघे में 20,000 मकान बन गए। हल्द्वानी में। हाँ जी जी जी। तो अभी जो अतिक्रमण का मामला एक चलता है यहाँ पर, या जैसे अब आप नजूल भूमि का लगातार आप कर ही रहे हैं, जैसे हम बनमुलपुरा की बात करें, इधर तक पूरा रेलवे का मामला भी चल रहा है। रेलवे का मामला तो वो जमीन, जैसे रेलवे, आपने कहा कि रेलवे ने भी कहा कि भाई ये नजूल भूमि नहीं है, रेलवे ने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा, रेलवे के उसमें कोर्ट ने कहा कोर्ट ने कहा कि है। यहाँ तक जमीन है, ये ये भी भूमि है, लेकिन ये रेलवे के मालिकाना हक में जी। यहाँ से। और वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई यहाँ उनके पास तो कोई कागज ही नहीं है अब कि उनके कागज पास। ये तो हाई कोर्ट बताएगा, कागज है नहीं, मैं तो किसी का चेक नहीं कर, लेकिन मैं तो हार्ट का डिसीजन है वो पढ़ के आपको बता सकता हूँ। जी जी जी। तो सर ये तो आप लगातार आंदोलन आगे करते रहेंगे, और जब तक ये नहीं रहेगी। मैं अपनी ओर से लिखा पढ़ी सूचना अधिकार मांगना नहीं छोड़ूंगा, जी जब तक मैंने उठाया बीड़ा कोशिश करूंगा फाइनल हो। जी इसलिए मैं कोर्ट में भी जा रहा हूँ, 2 हाई कोर्ट में अप्लाई कर रखा है मैंने। यहाँ तो मेरी 19 तारीख है,
जी क्यों? जी जी जी। जितना मैं अपने दम पे समझता हूँ उसको मैं आखिर तक नहीं छोड़ूंगा, खुशी से करूंगा, हल्द्वानी लोगों का हक दिला के रहूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप पहले दर्जा राज्य मंत्री रहे, उससे पहले आप एक भाजपा में कार्यकर्ता के तौर मैं पर, प्रदेश लेकिन अध्यक्ष उसके रहा, बाद भी मजदूर मोर्चे का प्रदेश अंगठन अध्यक्ष। समिति का प्रदेश अध्यक्ष रहा। जी जी, उसके बाद भी लगातार आप एक ये जो मालिकाना हक को लेकर या नजूल भूमि को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हल्द्वानी के लोग प्रकाश हरबोला जी का साथ दें और जो उनकी जो ये संघर्ष है इसमें उनको विजय जरूर कराएं। सर, ये जो नजूल भूमि का मामला है, इसमें आजकल रजिस्ट्रियाँ तो लगातार हो ही रही है, डीएम करते हैं या जो भी जिस तरह से भी होती है, उसमें हमने सुना है कि कुछ कुछ लिखा जाता है स्पेशली, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जब फ्री होल्ड कराते हैं देखिए, लोग? अब तो फ्री होल्ड कोर्ट ने बिल्कुल ही मना कर दिया था, जी 2 साल से नहीं हो रहे। जी लेकिन जो पहले फ्री होल्ड जितने भी हुए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बनाम सत्यनारायण कपूर एक मुकदमा दर्ज हुआ फ्री होल्ड के लिए, सत्यनारायण कपूर। हुआ, जिसमें सत्यनारायण कपूर ने साफ कहा कि सरकार को फ्री होल्ड करने का अधिकार नहीं है। और कोर्ट इस बात को, सरकार इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार। और ये उस टाइम का मामला है जिस टाइम हम भी अव्याज उत्तर प्रदेश के अंग थे, अच्छा, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था। इसलिए वो फैसला हम पे भी लागू होता है। लेकिन उसके बाद सरकार ने फिर अपनी पिटीशन लागू करी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ऑर्डर हुआ कि नीचे से सुनवाई हो जाए। इसलिए उत्तराखंड में जितनी भी फ्री होल्ड होती हैं उसमें अगर नीचे का आप एक क्लोज कर पढ़ें, उसमें लिखा था सत्यनारायण कपूर के फैसले के अनुसार, नहीं तो इसे अनुदान समझा जाए। सरकार अगर का सरकार हार जाएगी, सत्यनारायण कपूर जीत जाएंगे, तो फ्री होल्ड आपका कैंसिल हो जाएगा और जो आपने फ्री होल्ड में पैसे जमा करे उसे सरकार को अनुदान समझा जाएगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा। जी जी, तो फ्री होल्ड की बात आपने, काफी लंबा आपका संघर्ष रहा है, और जैसे आपने कहा आप कालाडूंगी के चुनाव प्रभारी हैं, तो 2027 अब बहुत नजदीक है। लगातार अब तो भाजपा जैसे कहती है कि भाई हम चुनाव के लिए तैयार हैं, रहते हैं हमेशा। अब तो अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है 2027 को लेकर, क्योंकि आप कई पदों में रह चुके हैं? देखो, मैं और तो सैनिक हूँ, लगातार इलेक्शन लड़ाने का मुझे अनुभव है। जी 2012 में काशीपुर जिले का प्रभारी था, चुनाव प्रभारी। उसके बाद लालकुआ प्रभारी था इस चुनाव में, लोकसभा में रुद्रपुर प्रभारी था। जी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ाता रहा, और सैनिक हूँ, सैनिक को जहाँ जनरल चाहता उस नहीं, मोर्चे पे लगाया था। तो सैनिक को इच्छा कहीं ना तो कहीं इच्छा हर तो होगी, मैं हर भी आगे मोर्चे हर पे आऊं। व्यक्ति जो राजनीति है जी उसका इच्छा हमेशा आगे बढ़ने की, तो महत्वाकांक्षी, और जिसमें महत्वाकांक्षा नहीं है वो राजनीति नहीं करेगा, समाज सेवा करेगा घर बैठे। तो राजनीतिक हम व्यक्ति हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा होगी हम भी विधायक बने, मंत्री बने, जी, ऊपर को जाए। इसलिए दावा तो हमारा हमेशा दावेदारी है। है ही। ये पार्टी और उसकी बात है कि हमें किस योग्य समझती है, किस मोर्चे पे लड़ाना चाहती है। जी जी, क्योंकि आने वाले समय में देखा जाए तो हल्द्वानी की जो अभी विधानसभा की सीट है वो एक तरह से बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि कौन है, यहाँ बहुत बड़े चेहरे हैं। कालाडूंगी में भी बंशीधर भगत जी अब लगभग उनका, उन्होंने पिछली बार ही कह दिया था। तो इन दोनों सीटों से आपकी एक प्रबल दावेदारी ना रहेगी? वैसे जो मैं हल्द्वानी का निवासी हूँ, मेरी सीट हल्द्वानी विधानसभा में हल्द्वानी। आती है, मैं दावेदारी करूंगा तो हल्द्वानी से ही करूंगा। जी मैं कालाडूंगी दूसरी विधानसभा जाने नहीं हूँ। बल्कि अगर मैं जाना होता, मेरी टांग सही होती तो शायद आज मैं विधायक बना। मुझसे 93 में कहा गया था कि गांव चले जाओ, पार्टी का संदेश था। कालाडूंगी ना पहाड़। अच्छा, पहाड़। लेकिन कहते ना, जो भाग्य में होता मिलता वही, अपना प्रयत्न लगाता करनी चाहिए। मैं टांग की वजह से नहीं गया, हो सकता जाता तो विधायक बनता नहीं था, अलग, ये तो भविष्य के गर्व की बात थी। लेकिन उस वजह से मैं नहीं गया, हल्द्वानी हूँ, तो हल्द्वानी शहर मांगू, हल्द्वानी शहर से कालाडूंगी दाएं बाएं नहीं देखूंगा। हल्द्वानी का मतलब हाँ, अगर हल्द्वानी की सीट अगर पश्चिम में 2 हो गई होगी तब तो विचार होता ऊपर नीचे का। जी। लेकिन जब तक हल्द्वानी रहता हूँ तो हल्द्वानी का विचार करूँ। सर, एक आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब राजनीति पे किस तरह से आया आप, और उससे पहले मतलब आपकी क्या रहा है कि मतलब पहले से आप चाहते थे कि एक जैसे छात्र जीवन से ही होता है कि भाई राजनीति में जाना है, आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, मैं दुविधा में था जब मैं राजनीति था। मैं उपाध्यक्ष बन गया 73 में कॉलेज का। जी, लेकिन अच्छा, मेरी छात्र राजनीति से ही आपने? मेरी इच्छा प्रबल रूप से आर्मी में जाने की थी, इसलिए मैं तब तक सक्रिय रूप से भाग लिया। कौन से कॉलेज में? एमबी कॉलेज का मैं उपाध्यक्ष हूँ, हल्द्वानी एमबी कॉलेज। जी, लेकिन मेरी मिलिट्री में इच्छा थी, मेरे पास सी सैट पर 59 एमसीसी बटालियन का ए ग्रेड में पहला सी सैट मेरे पास ए एनसीसी ग्रेड। का। लेकिन विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक होने के नाते जब मैंने पहली बार एसएसबी का इंटरव्यू दिया तो मेरी पुलिस रिपोर्ट खराब हो गई। अब और तब में इतना अंतर है, तो पुलिस रिपोर्ट कब आई कब चली गई मालूम भी नहीं पड़ा। जब मैं 7वीं बार इंटरव्यू देने गया, मैंने 8 बार रिटर्न क्वालिफाई कर रखा, अच्छा, एनडीए का, आईएमए का, और या आपके एसएसबी का, एयरफोर्स का भी, उसके सबके मैंने। तो जब आखिरी बार गया तो वहाँ मेरे नैनीहाल के जीटीओ थे मेजर भंडारी जी, अब तो कर्नल हो, रिटायर हुए हो, बोर्ड के अध्यक्ष हुए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब यहाँ आया तो घर खाना खाते हुए जाएगा। पहले दिन मुझसे मिलने आए दोनों,
मतलब मामा मामी लगते थे, दोनों मिलने आया। तो मैं जब गया तो उन्होंने कहा मिलिट्री कोई नौकरी क्यों कर रहा है? मैंने कहा आप क्यों कर रहे हो? बोले, उन्होंने कहा तेरी पुलिस रिपोर्ट खा तो पहली मेरे पास सेलेक्ट हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहली बार सिलेक्शन लिया 1976 में, जी। एमरजेंसी के जमाने में। उन दिनों संघ का विद्यार्थी का जिला संयोग होना बहुत बड़ी बात। जब तक उस टाइम ना तो वो खुल के राजनीति में आया, मिलिट्री आने इच्छा थी ना होती। लेकिन 77 के बाद फिर मैंने काम करना चालू किया। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं युवा मोर्चे में रहा, 80 में नगर संयोजक रहा, 84 में जिला मंत्री रहा। उसके बाद मैंने कुछ दिन अपना काम करूंगा, लेकिन राम जन्म का आंदोलन चला तो मैं नहीं रोक सका। 89 से मैंने हिंदू जागरण मंच में काम करा, 2007 तक मैं हिंदू जागरण मंच था। और हिंदू जागरण में मैंने 1086 ईसाइयों का धर्म में वापस लाया, पुनरावर्तन करा। कम से कम 48-39 लड़कियों को मुसलमानों के चंगुल से छुड़ा के लाया हूँ। और कुछ जो विधर्मी धर्म माना जाते हैं उनको भी हम लाए, उनकी भी शादी अपने धर्म कराई। लगातार संघर्ष का काम लगातार चलते रहा। 2007 में फिर भाजपा में दोबारा आया। उसके बाद में मजदूर मोर्चे का राष्ट्रीय कार्य समिति, फिर मजदूर प्रदेश से बना, फिर अनुशासन समिति सचिव बना, फिर अध्यक्ष बना, फिर दर्जा राज्य मंत्री बना। इस टाइम प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जी, काफी लंबा आपका एक अनुभव रहा है। तो इस अनुभव को मतलब अब जैसे राजनीति जीवन अब होता है कि एक चरम पे आदमी का पहुंचता है, तो इस पूरे अनुभव को आप अपने राजनीतिक जीवन का एक जो पराकाष्ठा कहते हैं कि अब नहीं, ये मैं दर्जा राज्य मंत्री, काफी मेरा अनुभव रहा है। तो जैसा आपने कहा, इससे पहले भी कहा कि अब मुख्यमंत्रियों में वो दम नहीं रहा है कि जो पहले एकदम से कहते थे कि भैया हमारा डिसीजन है। तो क्यों नहीं आप मतलब कि नहीं अब मुझे चाहिए, अब बहुत हो गया, या मुझे भैया हल्द्वानी से टिकट चाहिए? देखिए, दावेदारी तो अभी करूंगा जी। अभी मैं अपने को अंत नहीं मानता। अभी मेरी उम्र में 7-8 साल बची हुई है, जी। उसका पूरा वो करना चाहूंगा। लेकिन बाकी कहते हैं भाग्य से ज्यादा मिलता, वक्त से पहले नहीं मिलता। जी बिल्कुल। अगर मेरा वक्त होता 91 मुझे नॉमिनेशन कराने के बाद पार्टी नॉमिनेशन वापस नहीं थी, 91 में पार्टी को नॉमिनेशन करा था। लेकिन हम उस टाइम कहा गया उत्तराखंड, उत्तरांचल, उस टाइम उत्तरांचल कहते थे, गैर उत्तरांचल की बात करते हैं, 25% सीटें गैर परिवर्तित को दी जानी चाहिए। उसमें हल्द्वानी सीट, काशीपुर सीट और मसूरी की सीट, जो उस टाइम हरिद्वार हम उत्तरांचल की लिमिट में ले लेते थे, जी। इनको गैर परिवर्तित घोषित किया गया, जिससे नॉमिनेशन करा हुआ भी वापस लेना पड़ा। और कुछ में बनने वाला था, जो मेरे पास लेटर है राज्य मंत्री का, मैं कहूं तो ये भी गलत बात हो जाती है। लोग कहते हैं साले इतनी पुरानी बात ऐसी करा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के उसमें साइन नहीं हो सके। 1.5 महीने तक फाइल पड़ी रही, आखिर में सरकार गिर गई राम जन्म आंदोलन में, तो फाइल वैसी हो गई। क्योंकि भाग्य में नहीं हुआ ना, राज्य मंत्री पूरन शर्मा जी के साइन से मेरे पास पत्र है कि मुझे क्या बनना था। अच्छा, तो काफी लंबा एक वो रहा कि आपका राम जन्मभूमि आंदोलन में भी रहा। राम जन्म तो आंदोलन जस्ट टाइम सर, मैं 23 दिन जेल में रहा हूँ। और जब राम जन्मभूमि का मंदिर टूटा, बाबरी मस्जिद टूटी, तो अस्थायी जो निर्माण हुआ, उस टाइम मेरे महामंत्री राजेंद्र जी, मैं प्रदेश मंत्री था, तो महामंत्री के नेतृत्व में अस्थायी जो रामलला का मंदिर बनाएगा, उसमें मेरा भी अंशदान है, थोड़ा सहयोग मैंने भी करा है। जी जी। कहते हैं कार्य सेवा करिए। तो जब राम ने ये अयोध्या में जब नया मंदिर तो भी तैयार हुआ, तो आप गए थे वहां पर? मैं गया था, दर्शन करके आया। सर, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कितना बड़ा सहयोग रहा आपका? जब उत्तराखंड बनाने की एक बात चली, एक मुहिम छिड़ी, और सबसे आगे उसमें यूकेडी का था कि भाई यूकेडी ने कहा, तो आपका कितना बड़ा सहयोग रहा? देखिए, हर आंदोलन में गया, दिल्ली में गया, यहाँ भी जितने आंदोलन हो गए, लेकिन जेल नहीं गया मैं सीधा। दूसरा, अभी पुनीत मित्तल कहते हैं आप सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना रहे हो, मैंने क्या करना है? मैं वही आ रहा था कि क्योंकि राज्य आंदोलनकारी का जो एक बहुत बड़ा क्या करना है, क्योंकि मैं तो दान सिंह जी का मानने वाला ना। दान सिंह बिष्ट जी हमारे जो विभाग कारोबार है संघ के, बहुत, वो 2 बार जेल गए भूमि स्वतंत्रता आंदोलन में। उनसे जब कहा गया तुम क्यों नहीं फायदा लेते हो, उन्होंने कहा मैं इसीलिए थोड़ा जेल गया कि मैं आज फायदा लूंगा। तो मेरा भी यही मानना है कि नौकरी में नहीं, फायदा 3,000 5,000 इसके लिए क्या करना है, फायदे संघर्ष अपनी जगह है, संघर्ष उसके लिए होना चाहिए। तो धामी जी की बात करें, जैसे हम अब, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले लिए, उन्होंने यूसीसी लागू कर दिया, नकल विरोधी कानून लागू कर दिया, और एक भू कानून वो लेकर आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े कानून ला दिए। तो ये भूमि जो आपका जो संघर्ष है, ये नजूल भूमि का, इसमें भी तो एक कड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, वो है समाज से जुड़े हुए मसले, बड़े मसले जी। ये जो इस टाइप के मसले में जो सरकारी समाज से जुड़ा हुआ मसला है, सरकारी अधिकारियों की, देखिए उसमें राजनीतिक नेतृत्व तो लेता है यूसीसी का फैसला जी। नकल में राजनीतिक नेतृत्व लेता है, उसमें किसी भी सरकारी ब्यूरोक्रेट को अंतर नहीं पड़ना है। लेकिन जो भूमिधरी का मामला हल्द्वानी, इसमें ब्यूरोक्रेट को बहुत बड़ा अंतर पड़ना है। और ब्यूरोक्रेट, ये हमारा दुर्भाग्य कहना चाहिए, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं, जो हल्द्वानी जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल जाए उसको ना बदले, इसका पूरा काम कर रहे हैं। यूसीसी लागू कर रहे हैं, नकल विरोधी अभियान लागू कर रहे हैं, एक से एक बड़े काम करे कि आज हमारा प्रदेश उदाहरण है पूरे देश में। लेकिन जहां पे इस टाइप के मुद्दे आते हैं,
जहाँ पे नौकरशाही उनको राय दी थी वहां पे थोड़ा वो भी दब जाता ना तो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं ये भी समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर इन मुद्दों को भी अगर सॉल्व करता चला जाए तो सरकार तो देखिए, फिर आगे अगर ये तो कुछ मुद्दा करने की पूरे जरूरत वहां नहीं का है। होता, पूरे देश प्रदेश का होता, तो भी एक बार विचार करते। दूसरा, हल्द्वानी की जनता रो रही होती, जो मैंने कहा ना, रो नहीं रही तो मुख्यमंत्री क्यों ध्यान देगा? वो फर्क नहीं पड़ता ना लोगों को। देखिए जो नजूल भूमि का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी है, वहां पर भी एक नजूल एक्ट लेकिन लागू हर किया एक था की अलग योगी अलग 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 आदित्यनाथ वो है जी ना। ने। जी मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी शादी में आपके साथ खड़ा हूँ, देखिए अगर हम 5 लोग पूछेंगे क्या हो रहा है, जी शमशान घाट उठूंगा, 5 लोग पूछेंगे क्या हो रहा है, लेकिन सड़क पे उतर के या सरकार पे जाके कोई मांग करने को तैयार नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। नहीं और इस अगर हम सब मांग करें तो मुख्यमंत्री सुनेंगे ही, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं इस वक्त तो क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे बहुत एक्टिव मुख्यमंत्री हैं और इतने बड़े बड़े फैसले, मतलब एक मतलब कहते हैं स्पष्ट वक्ता है कि भाई उन्होंने जो अभी उन्होंने जैसे ऑपरेशन कालनी में उन्होंने कहा भैया साधु जो हैं वो आस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सनातन को उन्होंने कहा पकड़ो कालनी में। तो ये हल्द्वानी का सर बहुत पुराना और बहुत अहम मुद्दा है। तो इस पे मुझे लगता है कि आप जैसे इतना लंबा देखिए वो 2012 से लंबा संघर्ष है तो आपको उनके देखो, सामने जो अब बात उसका रखनी मुद्दा है चाहिए। वो हमारे विचारधारा पर अंतर करता है, जी हमारे हिंदू विचारधारा पर अंतर करता है। यूसी से मुद्दा हमारे विचारधारा पर अंतर करता है। अतिक्रमण मजार का मुद्दा हमारे विचारधारा पर अंतर करता है, लेकिन नजूल का मुद्दा हमारे विचारधारा पे लागू नहीं होता। विचारधारा पे खुल के बैटिंग करते हैं, खुल के काम करते हैं धामी जी, इसके लिए उनको बहुत बड़ा साधुवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन जो ऐसे मुद्दे हैं जमीन के पे, जिसपे विचारधारा का मुद्दा नहीं है, उस पे वो ब्यूरोक्रेट के अनुसार काम करते तो हैं, ऐसे मतलब मुद्दा करते हैं। समाज से जुड़े हुए मुद्दों में अगर विचारधारा नहीं होगी तो फिर उसको जान नहीं दिया जाएगा क्योंकि मतलब। विचारधारा, राजनीतिक पार्टियां सबकी विचार आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी आइडियोलॉजी का काम करती है। चलिए ठीक है, हम मानते हैं इस चीज को कि आपका बहुत बड़ा संघर्ष है और हम उम्मीद करते हैं, हम चाहेंगे कि हल्द्वानी का ये मुद्दा जल्दी सुलझे और उसके पे इस मुद्दे को सुलझाने में जो सबसे पहला नाम हो वो प्रकाश हरबोला जी का हो। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और हम ये चाहेंगे कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को या हल्द्वानी की जनता को एक संदेश जरूर दें। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और दूसरा संदेश के लिए कहा। सही सर। जहां तक हल्द्वानी की जनता है, हल्द्वानी की जनता को हम एक चीज ना, अपने लिए, अपनी पीड़ा के लिए संघर्ष करने की क्षमता पैदा करें। हल्द्वानी रानी बाग के, बल्कि लोगों को बुरा लगे की बात, लेकिन हल्द्वानी मुर्दों का पानी पीकर मुर्दे ना हो जाए। जो मुर्दापन आ गया, मुर्दा अपने हितों के लिए संघर्ष करें। अगर संघर्ष करेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हल नहीं हो सकती, बल्कि भाजपा की सरकार तो जनता की समस्या हल करने के लिए बनी है। हम समस्याएं सरकार के सामने रखें तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रकाश हरबोला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत हल्द्वानी के मुद्दों पर आपने बहुत गहरी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और संदेश भी दिया कि हल्द्वानी के लोगों को अगर ये नजूल भूमि का मामला, अगर इसको पूरी तरह से इसको निपटाना है तो कोई भी उनको समस्या हो हल्द्वानी, उसके लिए संघर्ष तो करें। बिल्कुल संघर्ष करना पड़ेगा और आना पड़ेगा। और हम एक बार आपसे फिर इसी वादे के साथ विदा लेते हैं कि अगली बार ऐसे ही कोई शख्सियत आपके सामने जरूर लेके आएंगे जिनके विचार बहुत उच्च हो और जो कहीं ना कहीं आपको जागृत करें और आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव लाए। धन्यवाद।